Hello everyone, very good afternoon to all of you. My name is Kamal Chabra and welcome to my official YouTube channel Study Logical. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर 3 की सेकंड क्लास, जिसमें हमने पहली क्लास जो है वो डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन को रिलेटेड लेके। ठीक है, तो उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वेटेज जो है वो गाइस 50 प्लस रहती है क्वांट और रीजनिंग सेक्शन की। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर 2016 में एग्जाम्स रहे हैं, ठीक है, तो हम वो सारी की सारी सीरीज फॉलो अप कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो पिछले सेशन जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सेशंस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन मिल सके। और क्योंकि हमारे रेगुलर बेसिस पे ये सेशन लग भी रहे हैं गाइस। ठीक है, चलिए, तो आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय द नेम स्टडी लॉजिकल। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम के ग्रुप का, आप वहीं से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर 3 की क्वांट और रीजनिंग की सेकंड क्लास को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रहा गाइज आपके सामने आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो 25 क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं कि 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड आउट द ओड वन आउट। यहां पर आपको विषम ऑप्शन निकालना है, कौन सा होगा, विषम संख्या निकालनी है। ठीक है, तो पहला है चौक और स्लेट। अब स्लेट के ऊपर हम क्या है, किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। और नोटबुक पे किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह ड्राइंग बुक पे किससे हम स्केच वगैरह बनाते हैं, स्केच पेन से ड्राइंग वगैरह करते हैं। और यहाँ पर पेन और इंक का क्या काम है, पेन में जो है इंक रिफिल होती है, यहाँ पर लिखने का काम नहीं है। इंक के ऊपर पेन कैसे लिख देंगे, तो मतलब कि ये तीनों एक ही कैटेगरी की हैं। स्लेट के ऊपर चौक से लिखते हैं, नोटबुक के ऊपर पेंसिल से नोट डाउन करते हैं, ड्राइंग बुक के ऊपर हम स्केच पेन यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। बट पेन और इंक का डिफरेंट लिंक है। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। यही एक ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू देयर सम। इफ वन नंबर इज 15 फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, अब ये बोला गया है जो कोई भी दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका दुगना जो है वो उसके किसके इक्विवेलेंट है, सम के इक्विवेलेंट है, उनके जोड़ के बराबर है। ठीक है, अगर हमें पहला नंबर गिवन है 15, फाइंड द अदर नंबर। क्लियर, अब सुनिए ध्यान से। लेट अस सपोज हम पहले एज्यूम कर लेते हैं एक नंबर है हमारा एक x और दूसरा नंबर हमें क्या गिवन है, 15। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं क्योंकि एक नंबर उसमें से गिवन है, हमें दूसरा नंबर फिगर आउट करना है। या अगर ये पहला नंबर है तो एज्यूम कर लीजिए x जो है आपका दूसरा नंबर हुआ। अब क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 15 माइनस x, इस डिफरेंस की दुगनी जो है वैल्यू, ट्वाइस द डिफरेंस, देखो लिखा हुआ है ना, डिफरेंस का दो गुना जो है वो किसके बराबर होगा, उन्हीं दो नंबर्स के सम के बराबर होगा। मतलब उन दो नंबर्स का सम कितना होगा, 15 प्लस x। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। तो यहां से हमें निकालना था कि दूसरी वैल्यू क्या होगी नंबर की। तो इसे सॉल्व करते हैं, -2x इज इक्वल टू 15 प्लस x। क्लियर, तो यहां पर अगर हम देखें तो 2x को यहां पर ले आते हैं और 15 को वहां ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 2x। क्लियर, तो 15 इज इक्वल टू 3x, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है गाइस, 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 28th, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 126, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। आपको यहां पर गिवन है कि तीन लगातार नंबर्स का सम, कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कितना गिवन है, 126। तो हम एज्यूम कर लेते हैं वो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2। ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और हमें क्या गिवन है, इन तीनों का सम, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2, इन तीनों नंबर्स का सम हमें कितना गिवन है गाइस, 126। तो हमें बताना होगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो x वाली टर्म्स हम एक साथ ले लेते हैं, 3x हो गया, प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू 126। तो 3x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 126 माइनस 3,
कितना हो गया 123, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 41। अगर x की वैल्यू 41 है गाइस, तो पहला नंबर हुआ 41, दूसरा नंबर कितना होगा 41 प्लस 1 दैट इज 42, और तीसरा नंबर क्या होगा 41 प्लस 2 दैट इज 43। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 43। 29th क्वेश्चन देखिए, सूर्या इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। सूर्या जो है वो अपने सन से 5 गुना ओल्डर देन, 25 साल जो है वो बड़ा है। ठीक है, लेट अस सपोज हम कहते हैं कि सन की एज है x और सूर्या की एज कितनी है x प्लस 25, क्योंकि लिखा हुआ है कि सूर्या की जो एज है वो अपने सन से 25 साल ज्यादा है। 5 साल के बाद, अब 5 साल बाद क्या होगा, सन की एज भी 5 साल बढ़ेगी और सूर्य की एज भी 5 साल बढ़ेगी। ही विल ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल बाद देखो क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, सन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5 और सूर्य की एज क्या हो जाएगी x प्लस 25 प्लस 5। 5 साल के बाद बोल रहा है, मतलब x प्लस 30 के इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर हुआ। अब क्या बोला गया है कि 5 साल के बाद क्या होगा, इसकी जो एज है, मतलब फादर की जो या सूर्य की जो एज है, सूर्य की एज कितनी थी x प्लस 30 निकली, देखो वो क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, किसकी, उसके सन की एज की। उसके सन की एज कितनी है x प्लस 5, तो इसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनी। तो हमें बताना था व्हाट विल बी सूर्याज एज आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद हमें बताना है सूर्य की एज क्या होगी। अब यहां से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 2x प्लस 10। क्लियर, तो यहां पर 2 और x में डिफरेंस, मतलब 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर 20 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो सूर्य की एज कितनी होगी 20 प्लस 30 कितनी होगी 50। ठीक है, तो हमें यहां पर देखो ये जो एज निकली है उसकी वो 5 साल बाद की है। इसकी जो एज है वो कब की है, वो 5 साल बाद की है। हमें बताना था व्हाट विल बी सूर्याज एज आफ्टर 3 ईयर्स। हमें 3 साल के बाद बतानी थी सूर्य की एज क्या होगी। तो अभी हम देखते हैं सूर्य की प्रेजेंट एज कितनी हो सकती है। ठीक है, तो सूर्य की प्रेजेंट एज क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास 20 निकली, तो 20 प्लस 25 कितना हो गया 45। ये इसकी प्रेजेंट एज है, बट हमें क्या निकालना है उसकी एज 3 साल के बाद क्या होगी। अगर प्रेजेंट एज 45 ईयर्स है तो 3 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा 48 साल का हो जाएगा, 48 ईयर्स का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस। चलिए, इफ m इज इक्वल टू 14 टैंक इज इक्वल टू 61, तो स्टारडम का कोड बताना है क्या होगा। अब सुनिए ध्यान से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम m का प्लेस देखें तो वो कितना होता है वैसे 13, कहां से a से काउंट करने पे। बट अगर हम m को z से काउंट करना शुरू करेंगे तो z से काउंट करने पे इसका प्लेस कितना होगा 14। मतलब कि यहां पर हर एक लेटर की जो पोजीशन है वो z के अकॉर्डिंगली देखी गई है। इसी तरह t का प्लेस z से कितना होगा 7, a का प्लेस z से कितना है 26, n का कितना है 13 और k का कितना होगा 16। तो आपको इन देखो इन सभी नंबर्स का सम गिवन है। ठीक है, इन सभी के सभी नंबर्स का सम गिवन है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि इन सभी नंबर्स का सम कितना आ रहा है। अगर m की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 13 है तो क्या कंसीडर की गई है 14। ठीक है, इसी तरह n की वैल्यू क्या है वैसे 14 होती है 13 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 होती है इस तरह से 26 हो जाएगी, और k की वैल्यू 11 है इस हिसाब से 16 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपको निकालना था स्टारडम का कोड क्या होगा। ठीक है, स्टारडम का कोड क्या होगा, तो ये एस ए से कितना है 19, तो जेड से कितना हो जाएगा, जेड से हो जाएगा गाइस ये 8। टी ए से कितना है 20, तो जेड से कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आगे ए 26 हो जाएगा, आर 9 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा डी 23 हो जाएगा, ओ कितना हो जाएगा 12 और एम कितना हो जाएगा 14। ठीक है, जैसे कि देखो आपको डायरेक्टली कैसे निकालना है, सम 27 बनाते जाओ। जैसे ए फर्स्ट है तो राइट से कितना होगा 26, देखो सम कितना बनना चाहिए 27। आप इन बातों का ध्यान रखिए बस। ठीक है, चलिए तो इन सभी नंबर्स का सम कर लेते हैं। 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 6 26 कितना हो गया 41, 41 प्लस 9 कितना हो गया 50, 50 प्लस 23 कितना हो गया
हाँ जी 50 प्लस 23 कितना हो गया 73, 73 प्लस 12 कितना हो गया 85 और 85 प्लस 14 कितना हो गया 99। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सारे का सारा खेल गाइस सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वैल्यूज का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31st व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 8, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पर फोर्थ वैल्यू क्या होगी या अनुपातिक फोर्थ नंबर क्या होगा, फोर्थ इसका प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस हमारे पास। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि a बाय सी इज इक्वल टू b बाय डी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो जिसमें कि हमें a बाय सी अपॉन a अपॉन सी की बात कर रहे हैं, सॉरी ये फॉर्मूला गलत है। a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन डी, ठीक है। ये वैल्यू होती है हमारे पास। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो a बाय सी हमारे पास देखो a, ये b और ये c हो गया। तो 3/12 किसके बराबर होगा 8 बटा लेट अस सपोज x के बराबर होगा, ठीक है। ये 4 आ गया, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा गाइस रिक्वायर्ड आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A person carries rupees 165 in the form of currency notes of denominations rupees 5, 10 and 20 in the ratio 3:2:1. What will the currency notes of rupees 20 denomination? मतलब क्या कहता है कि एक पर्सन के पास टोटल 165 रुपए थे, ठीक है, जिसमें उसके पास डिफरेंट डिफरेंट करेंसी नोट्स थे। 5 रुपए वाला करेंसी नोट था, 10 वाला भी था और 20 वाला भी था, ठीक है। और जो कि आपको 3:2:1 में बांटे गए हैं ये सारे के सारे करेंसी नोट्स। मतलब मुझे नहीं पता 5 रुपए के यहाँ पर कितने नोट्स हैं, 10 रुपए वाले कितने हैं और 20 रुपए वाला कितना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेशो गिवन है 5 रुपए वाले कितने हैं हमारे पास लेट अस सपोज 3x, 10 रुपए वाले कितने नोट अवेलेबल हैं 2x और 20 रुपए वाले हमारे पास कितने नोट्स हैं लेट अस सपोज x। अगर 5 रुपए के 3x हैं तो टोटली अमाउंट कितनी होगी 15x। अगर 10 रुपए वाले 2 नोट्स हैं या 2x हैं तो टोटल अमाउंट इनकी कितनी होगी 20x और यहाँ पर भी कितना हो गया 20x। तो मतलब कि ये इसके पास कुल टोटल पैसे हैं जो मिलके किसके बराबर बनते हैं गाइस 165 के बराबर, ठीक है। ये तीनों किसके बराबर बनते हैं 165 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू क्या रहेगी। तो जब आप तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 55x इज इक्वल टू 165। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो हमें बताना था 20 रुपीज के कितने करेंसी नोट्स हैं, ठीक है। तो कितनी करेंसी बनती है 20 रुपीज के नोट्स की, तो 20 रुपीज के करेंसी कितनी वैल्यू बनती है 20x। तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 रुपीज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। 33 देखिए, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108 डिग्री देन इट इज अ। देखिए हमें एक पॉलीगन गिवन है, मुझे नहीं पता वो कितनी साइड का पॉलीगन है, ठीक है। तो आपको वो बताना होगा कि वो कितनी साइड वाला पॉलीगन है अगर उसका आंतरिक कोण आपको क्या गिवन है 108 डिग्री, ठीक है। अब समझे इस चीज को ध्यान से। हमारे पास क्या है, अगर कोई भी ऐसा पॉलीगन है गाइस, कोई भी ऐसा पॉलीगन है, कोई भी ले लो, चाहे पेंटागन ले लो, चाहे हेक्सागन ले लो, ऑक्टागन ले लो, उसके आंतरिक और बाहरी कोण इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो हमें यहां पर गिवन है उसका इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है तो यहां से हम एक बार एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे क्या होगा। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आएगा 180 माइनस 108 और ये कितनी वैल्यू हो गई 72 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 72 डिग्री, ठीक है। और अभी अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए वैल्यू क्या रहती है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, कितना निकाला हमने 72 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन कितना आ जाएगा 72,
ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करने बैठेंगे तो n की वैल्यू क्या आई 5, मतलब जो पॉलीगन था उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, और 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोला जाता है, पेंटागन बोला जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहा, सारे का सारा फॉर्मूला भेज देगा इस, ठीक है। आगे देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब आपको ये देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 45 डिग्री। इसी वजह से आपको बतानी है टेन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो हमें टेन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री निकालना होगा। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, बट कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 45 और कोस 45 वैल्यू दोनों की सेम रहती है। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो कितना आंसर आएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। या डायरेक्टली हमारे पास ये आंसर अवेलेबल है 1 + √2 अपॉन √2, एक ही बात है, ठीक है। आप इसे ऐसे लिखिए चाहे आप इन दोनों टर्म्स को इस तरह से लिखिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मीन एंड द मीडियन ऑफ नंबर्स, आपको फाइंड आउट करना है। एक सारणी, एक सीरीज गिवन है, उसमें आपको मीन भी निकालना है और उसमें आपको मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होता है गाइस, सम ऑफ ऑल द टर्म्स या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन या टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशन। तो सभी का हम सम देख लेते हैं कितना है। 7 + 5 + 5 ये टर्म्स हैं, +2 + 7 + 6 + 5 + 3 + 7 + 6, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, ठीक है। तो सभी को ऐड करते हैं एक बार, 5 और 5 10, 10 और 5 15 ये हो गए, ठीक है। 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 2 24, 24 और 7 कितना हो गया 31 और 6 कितना हो गया 37, 37 और 3 कितना हो गया हमारे पास 40, 40 और आगे 13 कितना हो गया 40 और 13 कितना हो गया 53। तो 53 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई 5.3। अब हमें निकालना है मीडियन। तो आप सभी को पता ही होगा कि मीडियन क्या होता है, कि जब हम इन सारी की सारी टर्म्स को अरेंज कर देंगे तो जो सेंटर्ड वैल्यू होती है उसी को ही मीडियन बोला जाएगा, ठीक है। तो हम इन सारी की सारी टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम की तरफ अरेंज करते हैं। तो बढ़ते क्रम की तरफ अगर अरेंज करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप एग्जैक्टली मिडल नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। अगर 9 या 11 या 7 होती तो जो आपकी यहाँ पर इन सभी को अरेंज करने के बाद मिडल में टर्म आती वो आपकी वैल्यू जो होगी वो मीडियन के इक्विवेलेंट होगी। बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। तो जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो उसके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, ठीक है। इसकी एवरेज निकालने का फॉर्मूला या मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन क्या निकालेंगे जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें n/2 और इनकी एवरेज निकालेंगे n/2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्योंकि एवरेज निकालनी है। तो ये कितना आ गया 5 और ये कितना हो गया 6। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 11 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो डिवाइड करने पे यहाँ पर आंसर कितना आया 5.5। तो मीन हमारे पास है 5.3 और मीडियन हमारे पास है 5.5, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, सम संख्याएं हो, ठीक है, नंबरिंग जो हो उनकी सम संख्या में हो 8 10 12, तो उसे निकालने का ये फॉर्मूला है एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आता है गाइस, क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व होगा।
बी हैज 32 पेन्स, 24 पेंसिल्स एंड 16 इरेजर। बी के पास क्या क्या है गाइस? 32 पेन है, ठीक है, 24 पेंसिल्स हैं और क्या है, 16 यहां पर क्या है, इरेजर्स है, ठीक है। तो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ दीज 3 आइटम्स कैन बी मेक विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। मतलब आपको क्या है, कुछ पेन, कुछ पेंसिल और कुछ इरेजर्स का क्या बनाना है, एक सेट बनाना है, एक कॉम्बिनेशन कंबाइन सेट बनाना है, ठीक है। मतलब आप एक सेट में, उसी सेट में पेन भी रखोगे, कुछ पेंसिल भी रखोगे, कुछ इरेजर भी रखोगे, बट उस सेट के अंदर कितने पेन रखोगे, कितने पेंसिल रखोगे और कितने इरेजर रखोगे कि इन सभी के सभी सेट बनाने के बाद आपके पास ना तो कोई पेन वापस बचना चाहिए, ना पेंसिल बचनी चाहिए वापस, ना ही इरेजर बचना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कितने सेट्स बना सकते हो, कितने कितनों के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए दी बेस्ट टेक्निक है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तीनों का एचसीएफ निकाल लेना है। तीनों का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तीनों का एचसीएफ क्या होगा। हम यहाँ पर 32 का एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ पर 24 का एचसीएफ निकालेंगे और यहाँ पर हम 16 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 32 का अगर एचसीएफ देखें तो कितना आएगा, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर्स देख लेते हैं कितने बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 2 के 5 फैक्टर्स बने, आगे इसका एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा देखते हैं। एचसीएफ बाद में, पहले इनमें देख लेते हैं टोटल इनके फैक्टर्स कितने बनते हैं, ठीक है। ये इसके फैक्टर बन गए और आगे देखिए क्या है। चलिए अब तीनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में कॉमन फैक्टर देखो कौन है, 3 बार 2 अगर बात करें तो ये 3 बार जो है 2 रिपीट आ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या है, 2/2/2 दैट इज 8। तो मतलब के 8 8 के सेट बनेंगे गाइस, ठीक है। अगर आपको 32 पेन, 24 पेंसिल और 16 इरेजर चाहिए तो कितने कितने के कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 8 सेट ऐसे बनेंगे जिसके बाद आपके पास नो कोई पेंसिल रहेगी, ना पेन रहेगा, ना कोई इरेजर रहेगा। कैसे, हर एक सेट में क्या करेंगे आप, 4 पेन रखेंगे, ठीक है, 3 पेंसिल रखेंगे और 2 क्या रखेंगे, इरेजर रखेंगे, ठीक है। देखो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 पेंसिल हो गई, 8 इंटू 2 कितने हो गई, 16 इरेजर हो गया कंप्लीट। मतलब इसके बाद हमारे पास कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा, ना पेन, ना पेंसिल, ना ही इरेजर। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने निकल के आएंगे यहाँ पर, 8 सेट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखिए आपको क्या गिवन है, गोपाल कवर्स 100 किलोमीटर। गोपाल ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 100 किलोमीटर, ठीक है। ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 40 किलोमीटर। पहले 40 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए उसने कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल किया। और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, रेस्ट हमारे पास डिस्टेंस कितना रहा, 60 किलोमीटर, वो उसने कितने स्पीड के साथ ट्रेवल किया, वो उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल किया। तो हमें निकालना था उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी इन किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है किलोमीटर पर आवर के केस में। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये टाइम निकाल लेते हैं कि उसका एवरेज टाइम दोनों में क्या रहा, ठीक है। तो एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे पहली डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। जैसे कि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, निकाल सकते हैं। तो पहली डिस्टेंस कितनी कवर किया उसने, 40 किलोमीटर, कितनी स्पीड के साथ, 60 की स्पीड के साथ, ठीक है, प्लस, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो पहले हम एवरेज टाइम निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या गिवन है, दूसरी उसने स्पीड कितनी कवर, डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर, कितने की स्पीड के साथ, 40 की स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज टाइम आया गाइस, ठीक है। तो देखिए यहां पर कैसे आएगा, इसका क्या आएगा, 2/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2। चलो तो फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आया, 6, यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, 4 प्लस इधर कितना आ जाएगा, 9। तो मतलब के एवरेज टाइम कितना आया, 13/6, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला फिर से वही, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 100, कितने घंटों में 13/6 घंटों में। तो मतलब जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे 100 गुना 6/13 मतलब 600/13 उसकी स्पीड हुई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बट हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो डेसिमल फॉर्म में है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम इसे 4 के टेबल पे काटते हैं, 52 पेंडिंग कितना रहा 8। आगे देखें तो 13 6 13 इंटू 6 कितना हुआ 78। तो 2 पेंडिंग रहा, मतलब 46 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 46.15 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि 46 के लिए हम कंफर्म हैं कि 46 तो ऑप्शन में पक्का आएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं तो वही बात आती है गाइस, बार बार बोलता हूं, हमेशा ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए और हो सके तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अ फार्मर परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹18 लाख। एक फार्मर ने परचेज किया एक लैंड कितने का 18 लाख का, एंड सपोर्ट फॉर ₹5 लाख फॉर द रजिस्ट्रेशन। और 5 लाख जो है उसने एज अ रजिस्ट्रेशन के लिए उस पर और इन्वेस्ट किया। मतलब कि एक्चुअल प्राइस जो था लैंड का कितना था 18 लाख, प्लस 5 लाख उसने रजिस्ट्रेशन के लिए लगाए, मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 23 लाख हुआ। समझ में आ गया। ठीक है, ही सोल्ड इट फॉर ₹24.57 लाख, और उसका सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है कितना 24.57 लाख। ठीक है, अब देखो उसने टोटल कितने का खरीदा था 23 लाख का, बेचा कितने का 24.57, बढ़ा के बेचा, मतलब उसके प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो पिछले सेशन की तरह उसमें हमारे 2 क्वेश्चन थे, देखो एक और क्वेश्चन आ रखा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 24.57, कॉस्ट प्राइस कितना है 23 डिवाइडेड बाय 23। तो ऊपर अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 1.57 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 100। समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 157 डिवाइडेड बाय 23। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा। तो 23 को किससे मल्टीप्लाई करें, पहले 5 से करते हैं। ठीक है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा। ठीक है, मतलब 23 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा। तो मतलब कि 6 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आंसर आना चाहिए। तो परसेंटेज कितना हुआ उसका, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 6.83। 6 पॉइंट समथिंग से रिलेटेड हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, वही बातें दोहरा रहा हूं गाइस, बार बार रिपीट भी हो रही हैं। हमेशा ऑप्शंस का रेफरेंस लेना, कभी भी एग्जैक्ट आंसर पहले मत निकाल लेना। ठीक है, उससे क्या है आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जितना हो सकता है टाइम को सेव कीजिए। अगला पढ़ते हैं। आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है कार को, बस के लिए रेक्टेंगल है, ट्रेन सर्कल रिप्रेजेंट करती है, और एक ओवल शेप में साइकिल रिप्रेजेंट हो रहा है दिस वन। तो हमें बताना है रेशो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ट्रेवलर्स टू द पीपल हु डू नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन। हमें ऐसे पर्सन्स की रेशो बतानी है जो पहले तो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। तो पहले ट्रेन से ट्रेवल करने वाले देखते हैं। तो ट्रेन किससे डिनोट हो रहा है सर्कल। तो हमें देखिए सर्कल में कौन कौन सा नंबर अवेलेबल है। ठीक है, 100 20 10 50 और 100। ये हमें ऐसे कैंडिडेट गिवन है जो किससे ट्रेवल करते हैं ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। ये 250 ये भी हैं। ठीक है, तो 100 और 100 कितना हो गया 200, ये 200 और ये 100 कितना हो गया 300, और ये कितना हो गया 80। मतलब ट्रेन से ट्रेवल करने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 380। और हमें देखना था विच डू नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन, अदर देन ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, अदर देन ट्रेन की बात करते हैं। तो ट्रेन इस सर्कल के बाहर वाला पोर्शन वो अदर देन ट्रेन वाले हो गए, कितने हो गए 100 और 40, 140 प्लस 20 कितना हो गया 160। ठीक है, तो हमें रेशो निकालनी थी जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं मतलब के 380, और जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं मतलब 160, और दोनों का अनुपात देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो अगर 2 के टेबल पे अगर कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, हाँ जी कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 19:8। ठीक है, 19:8 हमें ऑप्शन में नहीं गिवन। देखो 38/16 भी कर सकते हैं,
38 और 16 मतलब इनको दो के टेबल पे नहीं डिवाइड किया गया। ठीक है, घबराना मत कि ऑप्शन नहीं गिवन है, क्वेश्चन गलत हो गया, तो थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना। अगर 19/8 नहीं गिवन तो 38/16, बात तो एक ही है, ये भी तो 19/8 ही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पीपल हु ट्रेवल बाय ट्रेन ऑल्सो ट्रेवल बाय कार और बस बट नॉट साइकिल। हमें ऐसे लोग बताने हैं जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, ऑल्सो ट्रेवल बाय कार और बस, ठीक है, बट नॉट साइकिल। मतलब हमें ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं जो पर्सन ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, मतलब सर्कल, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं मतलब सर्कल, या तो ट्रेन में ट्रेवल करने वाले के पास कार होनी चाहिए और साथ के साथ वो बस में भी ट्रेवल करते हैं। मतलब पहले तो सर्कल और ट्रायंगल का केस देखो, सर्कल और ट्रायंगल का कंबाइन कॉम्बिनेशन कौन कौन से आ रहे हैं, 10+20। ठीक है, हमने ये देखा ट्रेन प्लस कार वाले कितने हैं, ठीक है, बट नोट क्या आना चाहिए, साइकिल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर्कल और ट्रायंगल में कौन कौन आ रहा है, 10+20 मतलब 30 हो गया। इसी तरह हम देखेंगे ट्रेन और बस में ट्रेवल करने वाले कितने हैं। ठीक है, ट्रेन और बस में ट्रेवल वाले कितने हैं, मतलब सर्कल और रेक्टेंगल। तो सर्कल और रेक्टेंगल में और कौन आ रहा है, 50। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए, 80। तो ट्रेन में ट्रेवल करने वाले और साथ के साथ कार या बस में ट्रेवल करने वाले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, 80, जो साइकिल में से ट्रेवल नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यूज फिगर आउट करनी है गाइस, क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, विच टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय पीपल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जो पोर्शन कंबाइन ना होके उसका सब पार्ट ना हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ये ए और बी दो पैरामीटर जो इनका कॉम्बिनेशन है ना, ये सब पार्ट है, देखो इसे बोला जाता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। ठीक है, मतलब इनका सब पार्ट जो है वो म्यूचुअली है, इंक्लूसिव है, एग्जिस्ट करता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कौन आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो हमें ऐसा बताना है ऐसे कौन से टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, पहला देखो कार और बस का कार और बस मतलब के, या अगर हम नहीं भी देखें ध्यान से सुनो, कौन कौन से डायग्राम ऐसे हैं जो एग्जैक्ट टच नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखो ट्रायंगल के साथ सर्कल हो रहा है, ट्रायंगल के साथ रेक्टेंगल हो रहा है, बट ट्रायंगल के साथ ये ओवल शेप वाला फिगर नहीं हो रहा। ठीक है, अब मतलब कि ये दोनों पैरामीटर ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जो कभी भी एक दूसरे के साथ सब पार्ट जो है वो शेयर नहीं करते हैं। अब ट्रायंगल मतलब कार और इसका मतलब क्या हो गया, साइकिल। तो कार और साइकिल का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनका कोई भी कॉमन पार्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको टर्म देखनी यहां पर होगी, यहाँ पर एक्सक्लूसिव गिवन है या इंक्लूसिव गिवन है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द मिसिंग सीरीज। तो आपको सीरीज गिवन है तो उसमें आपको निकालना है मिसिंग टर्म कौन सी है। ठीक है, आगे नंबर बताना है कौन सा है। तो यहीं तक ही देखिए, पहले 14 का इंक्रीमेंट, फिर एक और 14 का इंक्रीमेंट, फिर 14 का इंक्रीमेंट, आगे भी 14 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड आंसर इज 70, दैट इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एक्सपेंड करना है, बच्चों वाले सवाल है गाइस, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे, ध्यान से देखो। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मतलब के डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 18w प्लस 81। तो देखिए कौन से ऑप्शन का आंसर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कई बार गलती क्या करते हैं कैंडिडेट्स, यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्यों, क्योंकि जी यहाँ पर तो माइनस है। ये कभी मत करना, चाहे माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पर वैल्यू जो है वो प्लस में ही आएगी हमेशा। ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1000 in 1 year at the rate of 10% per annum. What will be the effective rate of interest if the same is compound on half yearly basis? अब देखिए कहता किसी सर्टेन अमाउंट के ऊपर, अमाउंट कितना था हमें नहीं पता,
किसी सर्टेन अमाउंट के ऊपर, ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट लेगा अमाउंट के साथ, 1000 रुपए, ठीक है, 1 साल के लिए कितने ब्याज दर पे, 10% की ब्याज दर पे। तो मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10%। तो क्वेश्चन ये बोला गया है व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ओवरऑल आपको ब्याज की दर निकालनी है अगर वही सेम अमाउंट जो है मिश्रित ब्याज पे कंपाउंडेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस लगा दिया जाए, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज होगा। तो सक्सेसिव निकालने के लिए, लगातार 2 साल का निकालने के लिए आपको देखो यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, हाफ ईयरली बेसिस, मतलब आपको निकालना कितने का, 1 साल का है, मतलब 6-6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हाफ ईयरली बेसिस सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना है हमें, हाफ ईयरली, ठीक है, तो कितना होगा R/2 दैट इज 5%, ठीक है। तो हमारे पास लगातार अगर 2 सालों का या कोई भी लगातार सक्सेसिव निकालना हो ब्याज की दर, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों के दोनों 6-6 महीने में सेम रहेगा, मतलब एक बी की वैल्यू क्या रहेगी, R। तो यहां पर क्या आ जाएगा, R+R+R²/100। समझ में आ गया, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5% प्लस 5% प्लस 5² अपॉन 100। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 प्लस 25/100, 1/4, और 1/4 किसके बराबर होता है, 0.25 के। तो 10 प्लस 0.25 दैट इज 10.25, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पूरे साल में कितना लगेगा, जब उसे चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाता है तो उस पे टोटल इंटरेस्ट लगेगा 10.25, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आपको ये कोड लैंग्वेज में नंबर का कोड गिवन है रेडी, इस नंबर का कोड गिवन है फ्रेल्स, ठीक है। तो 41095 का कोड गिवन है READY। अब जैसे हमारे पास अल्फाबेट टू नंबर्स की टाइप होती है, ये रिवर्स में गिवन है, उल्टा करके दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमें फ्रेल्स किसका कोड गिवन है, कौन से नंबर का कोड गिवन है, 840327 का। अब यहां पर देखिए R का कोड क्या है, 4, यहां पर भी R का कोड 4 है, 0 का कोड A है, यहां पर भी 0 का कोड क्या है, A। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हर एक नंबर का जो भी कंसर्न्ड कोड है लेटर की फॉर्म में वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना किसका है, 83145 का, ठीक है। 419 का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी में पिछले 3 लेटर्स का कोड तो कॉमन ही है, आप सिर्फ पहले 5 लेटर्स का जज करेंगे। तो 8 का कोड क्या हो गया यहाँ पर, 5, ठीक है, सॉरी F। 3 का कोड देखो, 3 का कोड क्या है यहाँ पर, I। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, E को रिप्रेजेंट करता है। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए R को, और 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, Y को। तो FIERY, FIERY ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गिवन है आपको एक, कि रैशनल का कोड गिवन है, क्या गिवन है, CLETZYLW, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, एक्सपीरियंस का बताना होगा क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा बार कि आपको इनकी वैल्यूज के साथ कोरिलेट करके चलना है, ठीक है। तो जब हम सभी के सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यूज को मेंशन करेंगे तो देखिए क्या होगा आगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है गाइस, लिंक बनाना आसान हो जाता है कि हर लेटर का कोड हमें किस तरह से गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए हमें कोड क्या क्या गिवन है, ठीक है। अगर हम पहले लेटर को अवॉइड करके दूसरा लेटर पकड़े तो 11 का इंक्रीमेंट हुआ, अगले लेटर में फिर से 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी कितने बढ़ रहे हैं, 11 बढ़ रहे हैं, और इसमें भी कितने बढ़ रहे हैं, 11 बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एक में देखो 11-11 बढ़ रहे हैं, ए में भी 11 बढ़े हैं तभी 12 आया, 15 और 11 कितना हो गया, 26, इसमें भी 11 बढ़े हैं। अब R का कोड 3 कैसे है, क्योंकि जब आप R में 11 बढ़ाएंगे गाइस तो नंबर कितना आएगा, 29।
बट हमारे पास लेटर्स कितने होते हैं 26, ठीक है। तो हम उस 29 को क्या लिख सकते हैं 26 प्लस 3, 26 तक Z तो खत्म हो गया, अगले तीसरे प्लेस पे कौन आएगा C। ध्यान से देखिए, तो इसमें जो है रेपिटेशन अलाउड है, मतलब आप A to Z 1 से 26 को 27 से लेके 52 तक भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यही चीज यहां पर करते हैं, 15, 24, 16, 5, 18, 9, 5, 14, 3 और 5। तो 5 में 11 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा गैस 16, 16वें पे कौन सा लेटर है P। 24 में कितने बढ़ाने हैं 11, 24 प्लस 11 कितना हो गया 35। अब 35 को सप्लिट करो, 26 प्लस कितना 9, इस 26 को इग्नोर करो, 9 पे कौन सा लेटर आएगा आई, तो ये इसका कोड हो गया। इसमें भी 11 बढ़ाते हैं, 11 और 16 और 11 कितने हुए 27, 27 का मतलब कितना हुआ 26 प्लस 1, इसको इग्नोर करो, ए फर्स्ट प्लेस पे कौन आ रहा है ए। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन रहा है गाइस, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमें किसका कोड निकालना था एक्सपीरियंस का, तो ई अगर 5 है, 5 और 11 कितना हो गया 5 और 11 हो गया आपका 16, तो आंसर जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है पी से स्टार्ट नहीं हो रहा गाइस, ठीक है। आपको वो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं गिवन, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक गिवन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक गिवन है। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरह का आया तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा, और इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली नंबर आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो आपको गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पर ओ ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए था पी होना चाहिए था, क्योंकि दूसरे प्लेस में हमें कंफर्म है कि कौन आएगा आई, तो पक्का रहेगा ही रहेगा, बट आपको उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं गिवन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज आप पूरे के पूरे वर्ड का कोड भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर $1 इज इक्वल टू 67.89, मनी चेंजर एड्स अ मार्जिन ऑफ ₹1.11, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ $150। अब यहां पर आपको $1 की कॉस्ट दे रखी है, कितने का है वो 67.89 रुपीज का है। अब मनी चेंजर जो एक्सचेंज करते हैं मनी को, रुपी को डॉलर में या डॉलर्स को रुपी में, उसने क्या करा उसी में अपना मार्जिन भी जोड़ दिया, कितने का मार्जिन जोड़ा 1.11 रुपए का, मतलब $1 की वैल्यू कितनी पड़ी 69 रुपीज की। समझ में आया, देखो 69 रुपीज की पड़ी $1 की वैल्यू, क्लियर। तो मतलब कि हमें पता है कि $1 अगर 69 रुपीज का है तो $150 की बात करनी है, तो 150 इंटू 69 करना है, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब जैसे कि पहले तो 150 को 70 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करने का वे बताता हूँ। 15 साते कितना हुआ 105, कितना हो जाएगा 10,500, और इसी में से 150 कम कर दो, कितना हो जाएगा 10,350। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये मल्टीप्लीकेशन करने का एक शॉर्टकट है गाइस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफ्रेंस। अगर किसी सर्कल का, वृत्त का अगर क्षेत्रफल आपको गिवन है कितना 9 पाई, और हमें पता है एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, वो किसके बराबर है आपको गिवन 9 पाई के। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है उस वृत्त का, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि क्या होगी। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता तो होगा आप सभी को, अगर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो सर्कमफ्रेंस परिधि कितनी होगी 2 पाई आर। तो हमारे पास आंसर देखो पाई की फॉर्म में है, तो आपको पाई को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 2 पाई इंटू 3 हो जाएगा, तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ऑप्शंस का भी रेफरेंस ले लेना गाइस। चलिए जी, अब आपके सामने एक बार चार्ट अवेलेबल है, जिसमें कि जो बार चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है फिक्शंस एंड नॉन फिक्शन बुक्स को। कितनी 4 लाइब्रेरीज के अंदर, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, ठीक है। और जो डार्क सर्कल है थोड़ा लाइट है गाइस, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं, जो डार्क फील्ड सर्कल है वो क्या है फिक्शंस,
ठीक है, और जो होलो बॉक्स है, ठीक है, जो ये वाला बॉक्स है ये क्या है, नॉन फिक्शन। ठीक है, तो आपको हर एक की वैल्यू भी गिवन है। बस इसी तरह फिक्शंस और नॉन फिक्शन बुक्स को एक लाइब्रेरी में अरेंज किया गया है। कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, L1, L2, L3 एंड L4। तो आपको देखिए पहले निकालना क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन लाइब्रेरी 3 एंड 4 टू द नॉन फिक्शन बुक्स इन लाइब्रेरी 3 एंड 4। मतलब आपको सबसे पहले देखनी है लाइब्रेरी 3 और 4 में फिक्शन बुक्स कितनी है। फिक्शन मतलब ये 500 और 350, कितना हो गया, फिक्शन बुक्स हमारे पास कितनी होगी, 850। इसी तरह हमें देखना है नॉन फिक्शन बुक कितनी है। ठीक है, नॉन फिक्शन कितनी है, 450 और 300, ये नॉन फिक्शन है। 450 और 300 कितना हुआ, 750 हो गया। तो हमें इसमें बताना था डिफरेंस किसके कंपैरेटिवली, फिक्शन बुक्स का कितने परसेंट का डिफरेंस है नॉन फिक्शन बुक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो नॉन फिक्शन बुक्स हमारे पास कितनी है, 750। तो फिक्शन बुक्स कितनी है, 850। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 100 का डिफरेंस हुआ। किसके कंपैरिजन में देखना है, नॉन फिक्शन बुक्स के कंपैरिजन में, इनटू 100। बस यहां से सॉल्व कर लीजिए, 3 हो गया और ये 4, 25 के टेबल पे काट दिया, मतलब के 40/3। तो 40/3 है यहाँ पर गाइस। तो जब आप इसे डिवाइड करने बैठेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 13.3333% या सिंपली 13.34%। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल आपने सुना होगा टर्म, तो उसे उसमें कन्वर्ट कर दिया। चलिए तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह फिर से आपको गिवन है, ये सारी डार्क शेड में जो है वो फिक्शंस है और ये नॉन फिक्शंस है। ये आपकी L1 लाइब्रेरी, L2, L3 एंड L4। ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल बुक्स ऑफ L1, L3 टू L2 एंड L4 इज, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स बतानी है। ठीक है, किस किस की, पहले L1 और L3 की टोटल बुक्स। L1 और L3 की कितनी है, देखो 500 और 350 कितनी होगी, 850, ये L1 की है। और L3 की कितनी है, 500 और 450 कितनी होगी, 950। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये कितनी होगी, 1800। ठीक है, इसी तरह आपको L2 और L4 की भी देखनी है। L2 की कितनी है, देखो 800। L4 की कितनी आ रही है, 650। तो टोटल कितनी होगी, 1450। ये 1800 थी। अब क्या निकालना था हमें, इनकी रेशो निकालनी है। तो मतलब 1800 रेशो 1450। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 के टेबल पे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, 5 दिए 15 और 6 36 इंटू 5 कितना हो गया, 180। और यहाँ पर अगर करके देखें तो 29, मतलब 36/29। तो रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है गाइस, बस आपको टर्म्स उठानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 अप हो गया, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके लगता है होने वाले हैं। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है या L4। गाइस जब भी आप क्वेश्चन देखते हो ना तो एक बार ट्राई किया करो कि साथ के साथ आप भी सॉल्व करो। ये नहीं है कि आप बस वीडियोस देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं वीडियोस के, उससे चीजें नहीं आएंगी जब तक आप अपने एंड से अटेम्प्ट नहीं करके देखोगे। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन फिक्शंस इन ऑल द लाइब्रेरी इज, ठीक है, रेशो निकालनी है नॉन फिक्शन की, किसके थ्रू निकालेंगे, फिक्शन के थ्रू ही निकालेंगे, उसके पास अलावा आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है। तो सबसे पहले नॉन फिक्शन देखते हैं। 350 और 400 कितना हो गया, 750। 750 और 450 कितना हो गया, 1200। 1200 और 300 कितना हो गया, 1500। तो नॉन फिक्शन बुक्स हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरीज में कितनी है, 1500। और फिक्शन देख लेते हैं आप कितनी है, 500 और 400, 900 और 500, 1400 और 350 कितना हो गया, 1750। तो इन दोनों की रेशो देखते हैं हमारे पास कितनी है, 1750। कैंसिल कर दिया, 5 के टेबल पे काटते हैं, 30। इसे काटें तो यहां पर कितना आ जाएगा, 35। फर्दर इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 6 30, 5 7 35, मतलब आंसर क्या आएगा, 6/7, या आप कह सकते हैं 6:7। ठीक है, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन गिवन थे गाइस आज के सेशन में हमारे पास। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं गाइस, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन है, पूरी गेम चेंजर क्वेश्चन है। तो जितना हो सके क्वांट और रीजनिंग के ऊपर जरूर होल्ड बनाइएगा। मतलब क्वांट और रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होंगे।
क्लियर। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जरूर इन वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी के साथ भी शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारे सेशन चल रहे हैं, अपडेट भी हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा अगले सेशन में। अगले सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 3 का पार्ट 3, जिसमें कि आपका किसका सेक्शन रहेगा, जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो बने रहिएगा अगले सेशन में भी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।